अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बुधवार यानी कल इस्राएल जाने वाले हैं। इससे उम्मीद की एक किरण जो है वो पैदा हो रही है कि क्या अब इस्राएल जो है वो गजा पर बड़े पैमाने पर हमला करेगा या नहीं करेगा। दोस्तों, इस बात को लेकर सवाल बदस्तूर बना हुआ है, मगर दो मीडिया हाउसेस ने जो तस्वीरें पेश की हैं वो निहायत ही शॉकिंग है। गजा से महज 4 किलोमीटर दूर जबालिया की ये तस्वीरें बीबीसी के 3 संवाददाता लेकर आ रहे हैं। दोस्तों, कहने को ये वीडियो डॉक्यूमेंट्री है, मगर वो वीडियो डॉक्यूमेंट्री में नहीं दिखा सकता क्योंकि वो तबाही का मंजर है। और अगर मैंने वो वीडियो यहां दिखाया तो यूट्यूब और फेसबुक दोनों ही मंच मेरे इस वीडियो को रोक देंगे। मगर तस्वीरों के सहारे मैं आपको बतला रहा हूं दोस्तों, ये जबालिया की हालत है। वहां पर जो तस्वीरें सामने उभर कर आ रही हैं, मानो दुनिया जो है वो तबाह हो चुकी है। आपने अक्सर ऐसी तस्वीरें हॉलीवुड की फिल्मों में देखी होगी, उन फिल्मों में जहां दुनिया तबाह हो चुकी है, जहां इंसानियत का एक कतरा भी नहीं बचा है। और आप जबालिया की यह तस्वीर देख सकते हैं जो बीबीसी के 3 संवाददाता जो हैं सामने लेकर आए। लोगों की हालत इतनी खराब है दोस्तों कि एक एक पानी के कतरे के लिए वो तरस रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि हमारे सपने बसे हुए थे इन घर में, आज सब कुछ वीरान है, आज सब कुछ उजाड़ दिया गया है इस्राएली सेना की ज्यादती की वजह से। इस्राएली सेना जिसके टारगेट पर हमास था, मगर आप देख सकते हैं बेकसूर फलस्तीनियों को भी नहीं बख्शा गया है जबालिया में। यह बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री है। अब मैं आपको गजा की तस्वीर दिखाना चाहता हूं दोस्तों। अल जजीरा ने एक डॉक्यूमेंट्री की है, द रियल गजा। वो डॉक्यूमेंट्री उन्होंने पेश की है और एक फलस्तीनी फोटो जर्नलिस्ट ने अपनी जान पर खेलकर ये तस्वीरें जो है वो दुनिया के सामने लेकर आया है। इसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति पूरी तरह से बदहवास होके कह रहा कि मेरे सपने बसे हुए थे इन घरों में, तुमने मेरे सपने नोच दिए। इस तरह की तस्वीरें आपको गजा और आसपास के इलाकों में दिखाई दे रही है। उनकी दुनिया तो खत्म हो ही गई है, मगर ये तस्वीरें बार बार दुनिया भर में इंसानियत को चेतावनी दे रही है। अगर इन हालात पर काबू नहीं पाया गया तो हम दुनिया को एक ऐसे युद्ध की तरफ ढकेल रहे हैं, एक ऐसे ज्वालामुखी की तरफ ढकेल रहे हैं जिसमें हर कोई जलकर भस्म हो जाएगा। हम ये ना भूलें दोस्तों कि इस वक्त जो गजा, फलस्तीन, इस्राएल संघर्ष के इन तमाम पात्रों में जो चल रहा है, इसमें कई देशों की दिलचस्पी है। अगर माहौल बद से बदतर हुए तो आशंका इस बात की है कि हम विश्व युद्ध 3 की तरफ बढ़ सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे हालात, जो घटनाक्रम है, वो ऐसी स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं दोस्तों जहां सीधा मुकाबला रूस और अमेरिका के बीच में हो सकता है। ताकतें उनके इर्द गिर्द सिमट रही हैं और यह अपने आप में बहुत शॉकिंग है। मैं आपको बतला दूं दोस्तों, जो बाइडेन जो हैं वो इस्राएल जाने वाले हैं और उनका यह बयान सामने आया है। अंग्रेजी में बयान है, मैं उसका हिंदी में अनुवाद करूंगा। जो बाइडेन कहते हैं, ऑन वेडनेसडे आई विल ट्रैवल टू इस्राएल टू स्टैंड इन सॉलिडारिटी इन द फेस ऑफ हमास's brutal terror attack. I'll then travel to Jordan to address dire humanitarian needs, meet with leaders, and make clear that Hamas does not stand for Palestinians' right to self-determination. जो बाइडेन यहां कह रहे हैं कि मैं बुधवार को जाने वाला हूं इस्राएल और मैं हमास के खौफनाक आतंकवादी हमले के खिलाफ खड़ा हूं। मैं फिर जॉर्डन भी जाऊंगा और जो मानवीय संकट इस वक्त सामने दिखाई दे रहा है उसे संबोधित करूंगा, लोगों से मिलूंगा, नेताओं से मिलूंगा और उनको यह बतलाऊंगा कि हमास का फलस्तीन से कोई लेना देना नहीं है। एक स्वतंत्र फलस्तीनी राज्य का और हमास के आतंकवाद के बीच में कोई नाता नहीं है। अगर आप इस बयान को ध्यान से पढ़ें दोस्तों, तो कहीं ना कहीं जो बाइडेन का पक्षपात इस्राएल के पक्ष में दिखाई दे रहा है। मगर आपको यह नहीं भूलना चाहिए, अभी कुछ ही दिनों पहले तक जो बाइडेन फेक न्यूज का प्रचार प्रसार कर रहे थे, झूठी खबरों का प्रचार प्रसार कर रहे थे, जिसे व्हाइट हाउस ने ही गलत साबित किया था। अब
कम से कम तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि मैं एक बात स्पष्ट कर दूं जो मैं बार बार दोहराता रहा हूं, जब एक मानवीय संकट होता है दोस्तों, तो हर बार हम एक पक्ष के साथ नहीं खड़े हो सकते। खासकर वो देश जो सीधे तौर से उस संकट में शामिल नहीं है। मैं जानता हूं एक बहुत बड़ा तबका है जो हमास को एक क्रांतिकारी गुट बताता है। मेरे कमेंट सेक्शन में आप में से कई लोग आकर मुझे कहते हैं कि आप हमास को आतंकवादी गुट क्यों बताते हैं। 1400 बेकसूर इस्राएलियों को मारा था उसने, और इसी मंच पर मैंने लगातार इस्राएली सेना की ज्यादती पर सवाल उठाए हैं। इसी कार्यक्रम में देखिए मैंने किस तरह से उसकी शुरुआत की थी। जो तबाही जबालिया और गजा में हुई है उसका जिक्र मैं लगातार कर रहा हूं और कटघरे में रख रहा हूं इस्राएल को। आपका मकसद था हमास से बदला लेना, मगर अब आप बेकसूर और आम लोगों से बदला ले रहे हैं। उसका असर दुनिया भर में पड़ रहा है। यह ना भूलें, अमेरिका में एक 6 साल के मासूम को, इस 6 साल के मासूम को उसके मकान मालिक इस 71 साल के इंसान ने चाकुओं से गोद दिया था, यह कहकर कि तुम सब मुसलमानों को मर जाना चाहिए। आप जानते हैं इसके बाद क्या हुआ? यह तो स्पष्ट है कि यह व्यक्ति पूरी तरह से मीडिया में जो प्रचार किया जा रहा था उससे ब्रेन वॉश था। मगर अगले दिन क्या होता है? उसके अंतिम संस्कार में आप जानते हैं कौन पहुंचता है? यहूदी पादरी पहुंचते हैं, राबाइज पहुंचते हैं। दोस्तों ये तस्वीर देखिए, यानी कि एक फलस्तीनी बच्चा मारा जाता है और उसके अंतिम संस्कार में यहूदी पादरी पहुंचते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जो उस बच्चे के साथ हुआ है, जो उस मां के साथ हुआ है, वो इंसानियत के नाम पर कलंक है। जो उस 71 साल के राक्षस ने किया है, 6 साल के एक बच्चे को मार डाला तुमने। इस तरह की तस्वीरें हौसला पैदा करती हैं। इस तरह की तस्वीरों को लगातार बढ़ावा दिया जाना चाहिए। और मैं आपको बतलाता हूं दोस्तों, 2 और तस्वीरें आपको बतलाता हूं जिसके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि दोनों ही पक्ष के जो विलन्स हैं, जो आतंक मचा रहे हैं, हमें उनकी आलोचना करना पड़ेगा। दोस्तों इस्राएल के एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू को युद्ध अपराधी बताया है और यह कहा है कि इस शख्स पर कार्रवाई होनी चाहिए। यह बहुत दिलेरी की बात है दोस्तों। और इस वक्त कई लोग इस्राएल के अंदर अरबी और यहूदी दोनों मिलकर युद्ध से जो लोग प्रभावित हैं उनकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूं दोस्तों। इस वीडियो में देखिए, अमेरिका के अंदर जो यहूदी हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं इस्राएल में अपनी ही सरकार के खिलाफ। वो कह रहे हैं कि मेरे नाम पर यह नरसंहार मत कीजिए, यहूदियों के नाम पर यह नरसंहार मत कीजिए। ये यहूदी प्रदर्शन कर रहे हैं। उसकी एक छोटी सी झलक आप खुद देखिए। We urgently call on all people of conscience. We call on the White House. We call on Congress to do everything to end the genocide that is currently unfolding in Gaza right now. And we are here as Jews because we carry the history of our ancestors. This moment is crystal clear. We are seeing unbelievable human suffering and loss of life. कहने का अर्थ है दोस्तों, जो लोग सुलझी हुई सोच रखते हैं वो हिंसा के मायनों को समझ रहे हैं, चाहे वो हिंसा किसी ने भी की हो, चाहे वो हिंसा हमास ने की हो, चाहे वो हिंसा इस्राएली सेना ने की हो। इसीलिए मैं बार बार आपसे कहता हूं, यह सुलझी हुई सोच है अगर आप दोनों पक्षों की हिंसा की आलोचना करें। मगर मैं यह भी मानता हूं कि दुनिया के जो पश्चिमी देश हैं वो इस्राएली सेना की ज्यादतियों को नजरअंदाज कर रहे हैं। जो बाइडेन कह रहे हैं मगर दबे सुर में। जो बाइडेन ने क्या कहा था कि अगर इस्राएल गजा में प्रवेश करता है तो यह एक बहुत बड़ी भूल होगी। मगर उन्हें और आगे जाकर कड़े शब्दों में अपनी बात रखनी होगी। जब वो बुधवार को मिलेंगे बेंजामिन नेतन्याहू से तो उन्हें बतलाना होगा कि आप जो कर रहे हैं वो सिर्फ तबाही लाने वाली है, सिर्फ इस्राएल और फलस्तीन को नहीं, पूरी दुनिया को।
और आप जानते हैं दोस्तों, सबसे शॉकिंग है हमारे नफरती मीडिया का किरदार। जिन पत्रकारों पर दंगा भड़काने को लेकर केसेस दर्ज हैं, अब वो इस मौके के जरिए भारत के अंदर अराजकता के माहौल को पैदा करना चाहते हैं। मैं आपको दो न्यूज चैनल के कार्यक्रम दिखाना चाहता हूं दोस्तों। सबसे पहले टाइम्स नाउ नव भारत के भड़काऊ शब्दों को देखिए। फिलिस्तीन पर छाती पीटी, हमास पर सन्नाटा, वोट के लिए हमास का समर्थन सीधा तुष्टिकरण, फिलिस्तीन का नाम आतंक की पैरवी का काम। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। मेरे इस मंच पर मुझे गालियां पड़ती रहती हैं जब मैं हमास को एक आतंकवादी गुट बताता हूं, या इस्राएली सेना की ज्यादती पर जब मैं कार्यक्रम करते रहता हूं, लगातार गालियां पड़ती रहती हैं, धमकाया जाता है। मैं तो नहीं रुकता ना। मुझे यह भी धमकाया जाता है कि हम आपको सुनना बंद कर देंगे। मैं तो दोनों पक्षों के खलनायकों की बात करता हूं, बेबाकी से करता हूं, लगातार करता हूं। मगर मैं समझना चाहता हूं, इन मीडिया हाउसेस की क्या मजबूरी है कि वो इस तरह के भड़काऊ कार्यक्रम करके कहीं ना कहीं माहौल में और जहर पैदा कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। इनका मकसद फलस्तीन और इसराइल नहीं है। इनका मकसद है भारत के अंदर इस मुद्दे के जरिए तुष्टिकरण करना, यहां बस रहे मुसलमानों के लिए मुश्किल हालात पैदा करना। इसीलिए मैं बार बार आपसे कहता हूं, ऐसा कुछ मत कहिए जिससे आपके लिए और आपके परिवार के लिए मुश्किल हालात पैदा हों। आतंकियों के पक्ष में बयान मत दीजिए। जहां आतंकियों की बात की जा रही है दोस्तों, मुकेश अंबानी का न्यूज चैनल यह निहायत ही वाहियात, गैर जिम्मेदाराना प्रोग्राम कर रहा है। इत्तेफाकन जो एंकर कर रहा है उसका एक इतिहास रहा है दोस्तों। इस पर पुलिस केसेस दर्ज हैं दंगा भड़काने को लेकर। अब वो फलस्तीन के रास्ते कश्मीर को लाने की कोशिश कर रहा है। हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी सैयद सलाहुद्दीन को दिखा रहा है। इनको शर्म नहीं आती? कहां फलस्तीन इसराइल की बात हो रही है और तुम बेवजह कश्मीर को घसीट रहे हो इस मुद्दे में। कार्यक्रम क्या किया जा रहा है आपके स्क्रीन पर? फलस्तीन पर टुकड़े गैंग एक्टिव, कश्मीर को आजाद कराएगा गजा गैंग। मिस्टर चमन चोपड़ा, किसी की इतनी हैसियत नहीं कि वो कश्मीर को छू सके। आजाद करना तो बहुत दूर की बात है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम ये वाहियात बात अपने कार्यक्रम में कर सको और बेवजह कश्मीर को घसीटो? तुम में तब हिम्मत नहीं होती जब कश्मीरी पंडित जो है पलायन करता है। फिर से अभी कुछ ही महीनों पहले पलायन किया था उसने, पिछले 1-2 सालों में। जब कश्मीरी पंडितों पर हमला हो रहा था, तब तुम में हिम्मत नहीं हुई थी सरकार से सवाल करने की। तब तुम में हिम्मत नहीं हुई थी कि गृह मंत्री अमित शाह से सवाल करो कि आप क्यों खामोश है इस मुद्दे पर। तब तुम में हिम्मत नहीं हुई थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कश्मीर फाइल्स नाम की एक नफरती फिल्म को प्रमोट करते हैं, इस मुद्दे पर मुंह खोलो। तुम में हिम्मत नहीं होती सत्ता से सवाल करने की, मगर अब तुम सैयद सलाहुद्दीन का चेहरा दिखाकर कश्मीर को फिर घसीट रहे हो विवादों में। शर्म तुमको आती है या नहीं आती है? इन सब के मंसूबों को समझिए। ये सब कार्यक्रम आपको भड़काने के लिए हैं। आप में से कई लोग मेरी बातों को नहीं पसंद करते हैं और कई बार दोनों पक्ष जो हैं गाली देते हैं, क्योंकि आप जानते हैं इस मामले के 2 पक्ष बन चुके हैं। मैं किसी पक्ष का हिस्सा नहीं हूं। मैं इस बात को समझता हूं कि मुद्दा इंसानियत से जुड़ा है। मैं जानता हूं कि 1400 इसराइलियों को मारा गया, मगर अब जवाब में इसराइल सिर्फ हमास पर निशाना नहीं साध रही है, अब वो बेकसूर लोगों पर निशाना साध रही है। मैं इस मुद्दे के मायनों को समझता हूं, इसके मर्म को समझता हूं। और हां, एक और बात साफ कहता चलूं, आप में से जो लोग आतंक का, हिंसा का, ज्यादती का समर्थन करते हैं ना, चाहे वो हमास हो या इसराइल सेना की ज्यादती, आपके लिए यह मंच नहीं है। आप में से कई लोग आके कहते हैं अपने कमेंट सेक्शन में कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, आप हमास को आतंकी कैसे बता सकते हैं, आप इस्राएली सेना की आलोचना कैसे कर सकते हैं। मैं करूंगा, क्योंकि मैं इस मुद्दे को इंसानियत की निगाह से देखता हूं और लगातार कहता रहूंगा। अगर आपको हिंसा का समर्थन करना है, आतंकियों का समर्थन करना है, तो माफ कीजिएगा, यह मंच आपके लिए नहीं है।
मेरे शब्द आपको चुभते रहेंगे, बार बार चुभते रहेंगे। और मैं इस मकसद से नहीं बोल रहा हूं कि मेरे शब्द आपको चुभें, क्योंकि ये मेरी सोच है और मुझे लगता है ये सोच सबकी होनी चाहिए, ताकि फलस्तीन में जो चल रहा है उसका नुकसान मेरा देश यानी भारत न भुगते। अविसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।